Hi everyone, I am Jatin Aval and this is a lesson on Standard on Auditing 500. हम ऐसे 500 की सीरीज आज शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, फॉर अन अकेडमी स्टार 2024 प्रोग्राम। तो आज हम जिस स्टैंडर्ड की बात करेंगे वो है ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस। एंड ओके, लेट्स स्टार्ट। सब लोग ध्यान से देखेंगे और फटाफट हाथ में बस हैंडी रखेंगे नोट्स वगैरह, और इस नोट्स का पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दूंगा एक बार, जिससे कि आप उसे बाद में एक्सेस कर सकते हैं इजीली। ये हैंड रिटन नोट्स हैं, ये आप अपने लिए भी बना सकते हैं और आप मेरे वाले भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑडिट एविडेंस की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस कवर करेंगे इसके अंदर। फर्स्ट डेफिनेशन है इसके अंदर ऑडिट एविडेंस की। ऑडिट एविडेंस में सबसे पहले इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन ऑन विच ऑडिटर ओपिनियन इज बेस्ड। ऑडिट इज ऑल अबाउट एविडेंस। अगर हम कभी भी ऑडिट करते हैं तो सबसे पहले ऑडिट एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, ऑडिटर को एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जिसके लिए उसको हमेशा कुछ एविडेंसेस ऑब्टेन करने पड़ते हैं। वो जो एविडेंसेस होते हैं उसके बेस पे ही वो कुछ अपना ओपिनियन दे पाता है। अगर उसको एविडेंस नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है कि वो अपना ओपिनियन नहीं दे पाएगा, वो नहीं बता पाएगा कि उसके आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं है। अब इट इंक्लूड्स, अब इसने क्या बात करी, इट इंक्लूड्स, ठीक है, इट इंक्लूड्स बोथ इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडरलाइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर इंफॉर्मेशन। अब ये सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात नहीं कर रहा। आप सोचोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देना है तो क्या ये सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहा है? नहीं, ये सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात नहीं कर रहा, ये अदर इंफॉर्मेशन की भी बात कर रहा है। तो कीवर्ड को हम गोला लगाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा पहला कीवर्ड है, अदर इन्फो हमारा दूसरा कीवर्ड है। तो अगर आपको एग्जाम में डेफिनेशन आती है, आपको लिखना है कहीं पे व्हाट इज ऑडिट एविडेंस, तो आपको क्या दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक अदर इन्फॉर्मेशन। ऑडिटर दोनों के ऊपर कंफर्ट लेगा, उसके बाद ही वो अपना ओपिनियन दे पाएगा। तो पहला कीवर्ड हो गया हमारा ओपिनियन, जिसके बेस पे देना है, ठीक है। पहला कीवर्ड हो गया डेफिनेशन का, जिसके बेस पे हमें ओपिनियन देना है। दूसरा कीवर्ड हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये हो गई हमारी ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन, ठीक है। एक बार रिवाइज करेंगे। इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन, कंक्लूजन पे आने के लिए, ठीक है, मतलब ओपिनियन देने के लिए, कंक्लूजन पे आने के, व्हाट इज कंक्लूजन, ओपिनियन, ठीक है। लास्ट में मैंने पूरे 3 महीना ऑडिट किया, लास्ट में मेरे को क्या करना है, मैं क्यों कर रहा हूँ इतनी मेहनत, क्योंकि मेरे को लास्ट में ओपिनियन देना है। मुझे ओपिनियन देना है, इसीलिए मैंने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करे। मैं एविडेंस दोनों के लिए ऑब्टेन करूंगा, एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले के भी और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए भी, ठीक है। अब ऑडिट एविडेंस तो आपने ऑब्टेन कर लिया, ठीक है। अब इसमें एप्रोप्रिएटनेस चेक करते हैं। दूसरी डेफिनेशन है हमारे पास एप्रोप्रिएटनेस की, ये ऑडिट एविडेंस से ही रिलेटेड है, ठीक है। इसमें लिखा है इट इज द मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। आपने एविडेंस लिया लेकिन उसकी क्वालिटी बेकार थी। मतलब क्वालिटी बेकार का क्या मतलब होता है, मैं बताता हूँ। आपने फॉर एग्जाम्पल, हम एक एफएसएलआई की बात करते हैं, ठीक है, हम फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की, और आपको बैंक के बैलेंसेस पे कंफर्ट लेना है। आपको चेक करना है कि ये जो बैंक के बैलेंसेस मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहे हैं, ये करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है। तो मैंने एविडेंस क्या लिया, मैंने ये देखा कि जिसने बैंक स्टेटमेंट, जिसने फाइनेंशियल्स बनाए, अगर मैं उससे ही पूछ लूं कि अरे यार ये बैलेंस ठीक है ना, तो वो तो ठीक ही बोलेगा ना, तो वो एविडेंस बेकार एविडेंस है, उसका कोई क्वालिटी नहीं है। लेकिन वही एविडेंस अगर मैं कहीं थर्ड पार्टी से कंफर्म करूं, उसकी बैंक स्टेटमेंट से कंफर्म करूं, उस पर तो किसी का कंट्रोल नहीं है, बैंक स्टेटमेंट पे या बैंक पे तो किसी का कंट्रोल नहीं है, वो एक थर्ड पार्टी है, ठीक है। और ऑडिट एविडेंस में हमेशा ध्यान रखना कि थर्ड पार्टी से आए हुए एविडेंस पे ज्यादा रिलायंस होता है ऑडिटर का, एज कंपेयर टू इंटरनल पार्टी से आया हुआ। मतलब अपने क्लाइंट से लिया हुआ एविडेंस इतना रिलायबल नहीं होगा जितना थर्ड पार्टी से लिया हुआ एविडेंस रिलायबल होता है, ठीक है। तीसरी बात हम करेंगे सफिशिएंसी की। सफिशिएंसी के अंदर होता है क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, ठीक है। अगेन हम इसकी बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई और एफएसएलआई टेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अब हम बात करते हैं, हमने कैश की बात कर ली, हम रेवेन्यू की बात करते हैं, ठीक है। अब अगर रेवेन्यू के अंदर पूरे साल में फॉर एग्जांपल लाख ट्रांजेक्शन हुई, 1 लाख ट्रांजेक्शन हुई, तो लाख के बेसिस पे आप ऑब्वियस सी बात है 100% तो नहीं चेक कर पाओगे ना, ठीक है। ऑडिटर भी तो एक इंसान है भाई, ऑडिटर भी तो 100% नहीं चेक कर पाएगा। तो इसीलिए, लेकिन आप कितना चेक करोगे, क्या एक एविडेंस बहुत है, एक एक इनवॉइस देख के खत्म कर दोगे? नहीं, आपको और चीजें भी देखनी पड़ेंगी, ठीक है। कुछ और इनवॉइसेस देखने पड़ेंगे आपको, एक वो आपकी प्रोफाइल जजमेंट पे डिपेंड करते हैं, बट थोड़ा क्वांटिटी का ध्यान रखना। मतलब ऐसे 500 क्या बोलता है, सफिशिएंसी का ध्यान जरूर रखना। देखो आपने क्वालिटी का ध्यान रखोगे, इस पे हमें भरोसा हो गया पॉइंट नंबर सेकंड में, और सफिशिएंसी पे आप ध्यान रखना कि भाई आप जो एविडेंस ले रहे हो उसकी
क्वांटिटी थोड़ी ठीक हो, मतलब ये ना हो कि आप बहुत कम एविडेंसेस ले रहे हो या बहुत ज्यादा एविडेंसेस ले रहे हो। ज्यादा लोगे तो हार्म नहीं है, बट कम लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी 3 डेफिनेशन यहाँ पे कवर हो गई। ऐसे के अंदर 3 ही डेफिनेशन है। ठीक है, ऑडिट एविडेंस, एप्रोप्रिएटनेस, सफिशिएंसी। ऑडिट एविडेंस के लिए मैंने आपको बताया, आप कीवर्ड याद रखेंगे कंक्लूजन और ओपिनियन। ठीक है, जो कि हमारे किस पे दिया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे और अदर इन्फॉर्मेशन पे हमें यहाँ पे कंफर्ट लेना होता है। एप्रोप्रिएटनेस पे हम आप ध्यान रखोगे सिर्फ क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, और सफिशिएंसी में आप ध्यान रखेंगे क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से ऐसे मेन शुरू हुई, डेफिनेशंस की बात हो गई, यहाँ से हमारा मेन ऐसे शुरू है। ठीक है, अभी तक क्या था, अभी तक तो मजाक था। अब शुरू होगा मेन ऐसे, मतलब एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, नहीं, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि अगर आपको कहीं कोट करना है, अपने किसी आंसर में कोट करना है तो आप कर सको, लेकिन पूछेंगे क्या एग्जाम में, वो ये पूछेंगे, ये 5 टॉपिक्स हैं ऐसे 500 की, ये पूछेंगे एग्जाम्स में। ठीक है, हाँ। उसके बाद स्कोप ऑफ द ऐसे, फटाफट हम सबसे पहले हर ऐसे के अंदर हमेशा ये आपको एक कंटेंट देखने को मिलेगा, स्कोप ऑफ द ऐसे। ठीक है, सबसे पहले ये ऐसे सिर्फ बात करता है डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स की, मतलब आप सबसे पहले आप ये बताओ कि आप करने क्या वाले हो, मतलब ये ऐसे बात करते हैं आपको करना क्या है और कैसे करना है। ठीक है, तो इसमें यही लिखा है, दिस ऐसे डील्स विद, क्या लिखा है, डील्स विद द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस। ठीक है, उसमें साफ यही लिखा है कि आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, और सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट आप ऑब्टेन करेंगे। यही हमने पीछे डेफिनेशंस में देखा था, यही हमने देखा था कि सफिशिएंट देखेंगे और एप्रोप्रिएटनेस देखेंगे। तो उसने यही बोला है, स्कोप ऑफ ऐसे क्या है कि आप काम को ऐसे करेंगे जैसे कि सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेंगे। क्यों, पर हम एविडेंस क्यों लें, हमें क्या, तो हमें क्या उसकी खिचड़ी बनानी है? नहीं, खिचड़ी नहीं बनानी है मालिक। आपको क्या करना है, आपको करना है क्या, आपको ओपिनियन देना है। यही तो हमने पीछे लिखा। क्या कुछ बहुत हार्ड एंड फास्ट पढ़ रहे हैं? नहीं, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं पढ़ रहे। जो डेफिनेशन में पढ़ा था वही स्कोप ऑफ द ऐसे है, मतलब आपको एक बार बस ध्यान से रट लेना है, समझ लेना है। रटना है नहीं, बिल्कुल नहीं रटना है, थोड़ा बहुत रटना पड़ सकता है, वो भी कुछ वर्ड्स। ठीक है, वो भी हम समझेंगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ऑडिटर्स ओपिनियन पे आपको पहुंचना है। ठीक है, ऑडिटर्स ओपिनियन पे कैसे पहुंचना है, अब ऑडिट एविडेंस लेके, दिस ऐसे इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। ये कौन से एविडेंस पे एप्लीकेबल है, सारे एविडेंस पे एप्लीकेबल है, जितने आप एविडेंस ऑब्टेन करेंगे सबके ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम बात करेंगे जैसे में, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर की हम बात करेंगे, टू डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर इन सच अ वे एज टू एनेबल द ऑडिटर टू ऑब्टेन। अब वो ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, वो कह रहा है फिर से वही बात, बार बार एक ही बात कह रहा है। क्या कह रहा है, कह रहा है अपने ना इस तरीके से काम करना कि जो आपको एविडेंस मिले वो कैसे मिले, फिर से वही, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। ठीक है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। क्यों, फिर से वही बात, कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, क्या हमें स्कोप, ऑब्जेक्टिव और डेफिनेशन सेम सेम सी लग रही है? बिल्कुल सेम लग रही है। आपको वर्ड टू वर्ड नहीं लिखना होता है एग्जाम्स के अंदर। मैंने भी कभी ना सीए फाइनल में ना सीए इंटर में कभी वर्ड टू वर्ड नहीं लिखा है। ठीक है, आपको कैसे लिखना है, आपको बस कीवर्ड्स लिखने हैं। सफिशिएंट, अगर ऐसे जो क्वेश्चन आ रहा है और अगर आप नहीं लिख रहे हो, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट चीजें ही नहीं लिख रहे हो, तो फिर आपको किस बात के नंबर मिलेंगे? लेकिन नंबर आपको मिलेंगे कीवर्ड लिखने के। व्हाट इज द कीवर्ड्स, कि भाई सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस होना चाहिए जिसके बेस पर ऑडिटर अपना ओपिनियन, अपना कंक्लूजन देगा। ठीक है जी, बात समझ आई यहां तक? उसके बाद इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस। अब आती है मेन मुद्दे पे आते हैं। अब वो कह रहा है कि क्या इन्फो यूज करोगे एज एन ऑडिट एविडेंस, मतलब कुछ किसी को भी ऑडिट एविडेंस मान लोगे? मतलब पीओन ने आपको बोला, अरे सर हम देखे थे यहाँ पे सेल्स होते हुए, हम देखे थे, मान लोगे क्या? नहीं मानेंगे। ठीक है, तो व्हाट इन्फो टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस पढ़ते हैं। द ऑडिटर शैल कंसीडर द रेलेवेंस, रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी देखना है, पियोन की बात नहीं माननी है, रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी देखना है कि भाई जो सामने वाला बंदा हमें बोल रहा है उसका रिलेवेंस क्या है, रिलायबिलिटी क्या है। ठीक है, उसी को आप ऑडिट एविडेंस यूज करोगे। फॉर एग्जांपल, आप बैंक के कॉन्फर्मेशन को रेलेवेंस मानोगे? बिल्कुल रेलेवेंस मानेंगे, क्योंकि बैंक ने कॉन्फर्मेशन दिया है कि बैंक का बैलेंस ठीक है। लेकिन अगर आपको उनके इंटरनल कॉन्फर्मेशन कुछ आ रहा है कि नहीं, हम बोल रहे हैं ना सर, आप हम पे मानिए, नहीं, वो आप पे रिलाई नहीं कर सकते। रेलेवेंट तो है आपका बात, लेकिन दोनों चीज चाहिए, बीच में एंड है, एंड। ठीक है, रेलेवेंस एंड लायबिलिटी दोनों चीज चाहिए हमें। ठीक है, ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब ये बात तो हो गई हमारी ऑडिट एविडेंस की। ठीक है, उसकी
पहला की रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी की। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है व्हेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनेजमेंट एक्सपर्ट। अभी कभी बहुत बार क्या होता है कि जिस क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हो, ठीक है, वो क्लाइंट जरूरी नहीं है कि वो खुद एक्सपर्ट हो, ठीक है, इसीलिए वो कभी कभी क्या करता है, वो कभी कभी मैनेजमेंट एक्सपर्ट हायर करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत सारी कंपनियों की जब ऑडिट किया है, आर्टिकलशिप में ऑडिट किया है, उसके बाद सीए बनने के बाद भी ऑडिट किया है, तो जब हम लोग क्या देखते थे कि भाई मैनेजमेंट ना अब खुद काम कुछ नहीं कर पाता। जैसे ग्रेचुटी एक एरिया होता है जिसके अंदर ग्रेचुटी, लीव एनकैशमेंट, ऐसे कुछ एरियाज के लिए वो अपने एक्सपर्ट को हायर करते हैं। कभी कभी तो अपने पेरोल के लिए भी हायर कर लेते हैं। वो कहते हैं हमको सरदर्दी नहीं चाहिए, हम एक्सपर्ट को हायर करेंगे, एक थर्ड पार्टी को हायर करेंगे। अब वो थर्ड पार्टी है सर, अभी आपने कहा कि थर्ड पार्टी पे रिलाई कर सकते, उस पर रिलाई कर ले क्या? अभी आपने कहा था अभी जॉब पलट नहीं सकते, रुको रुको रुको। When information from management expert is used, the auditor shall evaluate the competence, the objectivity of the expert। भाई पहले सामने वाला अगर तुम्हें बोल रहा है कि सर मैंने इनका पेरोल दिया है, आप मेरे पे रिलाई कर लीजिए, मैंने इनका ग्रेचुटी किया, आप मेरे पे रिलाई कर लीजिए, क्या हम रिलाई कर लेंगे? नहीं। हम पहले क्या चेक करेंगे एज ऑडिटर कि भाई तू कॉम्पिटेंट है भी, है ना, तू कॉम्पिटेंट है भी, उसके मतलब हम तेरे पे कैसे रिलाई करें? तू ऑब्जेक्टिविटी है भी, मतलब कहीं तो ऐसा तो नहीं कि तू, तेरे को तो बिजनेस मिल रहा है ना उनसे। अरे यार खुद सोचो ना, उसको तो उसका तो क्लाइंट है, अगर वो उसकी बारे में कुछ नेगेटिव, हमको हम कुछ नेगेटिव एविडेंस हमको देगा तो उसको कल को काम थोड़ी मिलेगा, कंपनी तो काम छीन लेगी। तो हमें ये देखना है कि जैसे हम इंडिपेंडेंट है, सामने वाला भी हमें इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्ड करेगा या नहीं करेगा। अब वो चीजें ध्यान से देखोगे, ठीक है, तभी तुम उस पर रिलाई कर पाएंगे। आप ऑडिटर हो, आप ऐसे थोड़ा ना किसी पे रिलाई कर लोगे। थर्ड पार्टी सुनते ही खुश नहीं हो जाना कि अरे नहीं एक्सपर्ट है, थर्ड पार्टी है, हम तो लेंगे एविडेंस, हम तो एविडेंस में सर ने कहा था, नहीं कहा था सर ने, सर ने ये बोला था कि आप पहले कॉम्पिटेंस और ऑब्जेक्टिविटी चेक करेंगे। मतलब सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, तो क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखना है कॉम्पिटेंसी और ऑब्जेक्टिविटी। एक्सपर्ट आते ही कॉम्पिटेंसी और ऑब्जेक्टिविटी, इसके अलावा आपको कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा आप बना के लिख सकते हो कि ठीक है सर एक्सपर्ट को हमें क्या कहते हैं, हमें और एविडेंस पे रिलाई करना है, कैसे करें? हाँ पहले आप चेक कर लो कॉम्पिटेंस ऑब्जेक्टिविटी, आप रिलाई कर सकते हो, ठीक है। व्हेन यूजिंग इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय एंटिटी। अब एक्सपर्ट की बात खत्म हो गई, अब हम बात करेंगे अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो एंटिटी खुद दे रही है, जो एंटिटी हमें खुद दे रही है। द ऑडिटर शैल इवैल्यूएट द रिलायबिलिटी, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन। सबसे पहले अब अभी तो एक्सपर्ट दे रहा था, सोचो जब हमने एक्सपर्ट में इतना काम किया तो क्या हम जो एंटिटी खुद दे रही है उस पे ऐसे ही मान लेंगे? नहीं, उसकी भी रिलायबिलिटी चेक करेंगे, वो भी रिलायबल है डेटा या नहीं है वो चेक करेंगे, कंप्लीट है या नहीं चेक करेंगे, ठीक है, कि रिलायबल है, मतलब जिस बैंक की हम कॉन्फर्मेशन मांग रहे हैं, जिस बैंक के बैलेंसेस में हमें कंफर्ट चाहिए, वो सामने वाला बंदा हमें कितना सपोर्ट कर रहा है, वो रिलायबल सपोर्ट है या नहीं है सपोर्ट, तभी आप रिलाई करेंगे। कंप्लीट है या नहीं, फॉर एग्जांपल 4 बैंक अकाउंट है, हमने बताई 2-3 रही है, तो आपको चौथा बैंक अकाउंट भी तो बताना पड़ेगा ना सर। तो कंप्लीटनेस जरूर चेक करेंगे। एक्यूरेसी, ऐसा तो नहीं कि आपने बस बढ़ाने के लिए, नंबर्स को बढ़ाने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बैंक स्टेटमेंट से मैच कराने के लिए, बढ़ाने के लिए अगर आपने कोई नंबर एफएस में ऐसे प्रेजेंट कर रखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसे प्रेजेंट कर रखा है, तो प्लीज आप पहले सबसे पहले एक्यूरेसी चेक करेंगे। तो 3 वर्ड हो गए हमारे पास यहाँ पे, रिलायबिलिटी, कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी। रिलायबिलिटी, कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी, ये तीनों चीजें आप चेक करेंगे, रिलायबिलिटी, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर आता है हमारे पास ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। अब कौन सा ऑडिट प्रोसीजर आप यूज करेंगे, ठीक है। ऑडिट एविडेंस टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन ऑन विच द ऑडिटर ओपिनियन इज ऑब्टेन बाय परफॉर्मिंग। अब ऑडिट प्रोसीजर कितने तरीके के ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी एग्जाम में आ जाए ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होते हैं, तो ऑडिट प्रोसीजर्स हमेशा 2 होते हैं, ठीक है। 2 तरीके के ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं हमेशा। एक होता है रैप, ठीक है, हनी सिंह वाला नहीं जी, हनी सिंह वाला कोई रैप नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक होता है फैप, ठीक है। रैप इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जहां पे हम रिस्क असेस करते हैं। सर ये क्या होता है, ये हम ऐसे 315 की सीरीज जब शुरू करेंगे वहां बात करेंगे, ठीक है। रैप क्या होता है, जब 300 शुरू करेंगे, 300 की सीरीज में आप ये भर भर के पढ़ने वाले हो। अभी के लिए समझ लो कि रिस्क को असेस करना, कि भाई कोई प्रोसीजर अगर हम करने जा रहे हैं तो अगर प्रोसीजर में रिस्क कितना है, ठीक है, तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ठीक है। दूसरा होता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, फैप, ठीक है, हम ऐसे ऐसे करेंगे, रैप फैप, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में क्या 2 चीज चेक करते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर। सर ये क्या है, इनके बारे में डिटेल में बताओ ना। डिटेल में जब इनका ऐसे आएगा तो बात करेंगे, इनके सबके अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। हम इनकी बात वहां डिटेल में करेंगे, पूरे ऑडिट में वहां पे सब यही रैप वैप के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है।
तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटैंटिव प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर सबसे सिंपल है। प्रोसीजर देखते ही वहां पे आपको क्या लिखना है कि भाई रैप फैप, और फैप के अंदर 2 टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटैंटिव प्रोसीजर। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनकंसिस्टेंसी और इन और डाउट्स ओवर रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस। भाई हो सकता है ना कि आपको डाउट हो रहा है कि भाई ये एविडेंस तो ठीक नहीं है। ठीक है, अब क्यों ऐसा आपको डाउट होता है कभी कभी, मैं बताता हूँ। जब आपको अपने डिजायर्ड बंदे से कंफर्मेशन नहीं मिलती बैलेंसेस के ऊपर, आपको ऑडिट एविडेंस जहां से आपने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे को लगा था कि यार यहाँ से इंडिपेंडेंट मेरे को ओपिनियन देना है मेरे को, तो मेरे को यहाँ से ऑडिट एविडेंस ढंग से मिल जाएगा। अगर आपको वहां से ओपिनियन नहीं मिलता तो आपके डाउट शुरू हो जाते हैं। एज ऑडिटर आपके डाउट आने बिल्कुल लाजमी है, और आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए। एज अ ऑडिटर आपके अंदर प्रोफेशनल स्केप्टिज्म होना चाहिए कि भाई आप मोर क्वेश्चंस पूछो, जितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछो। ठीक है, आप इंडिपेंडेंट बॉडी हो, ऑब्वियस सी बात है आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी, कंधों पे बहुत जिम्मेदारी होती है। ठीक है, द ऑडिटर शेल डिटरमाइन व्हाट मॉडिफिकेशंस और एडिशन टू ऑडिट प्रोसीजर आर नेसेसरी। अब मेरे को मिला तो सही एविडेंस, ठीक है, लेकिन अब मेरे को ना मजा नहीं आ रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं इस पे रिलाई कैसे करूं। ठीक है, तो अब मैंने क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, उसमें क्या मॉडिफिकेशंस करूं, या फिर मैंने ये तो कर लिया, मतलब मैंने कॉन्फर्मेशन तो बैंक से तो कॉन्फर्मेशन ले ली, पर मुझे ना अभी भी रिलाई नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक और इसके कुछ फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स हैं, और मतलब ये लोग एक दूसरे को थोड़ा रिलाई नहीं करते, कि दोनों एक दूसरे पे ज्यादा डिपेंड करते हैं। ठीक है, और हमको लग रहा है कि नहीं नहीं मजा नहीं आ रहा, अभी कंफर्ट नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, आप और कदम लोगे। ठीक है, आप और ढूंढोगे। ठीक है, और ढूंढोगे। जैसे सीआईडी देखते हैं सब लोग, सीआईडी में भी यही होता है। ठीक है, एक आधा एविडेंस मिलता है, फिर और आगे जाते हैं, उसी एविडेंस से आगे जाते हैं, चैन बनती जाती है और लास्ट में कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, सर हमें भी यही करना है क्या? हाँ यही करना है, सेम चीज करनी है। ठीक है, आपको कुछ कुछ तो एविडेंस मिला, लेकिन आपको रिलायबिलिटी नहीं आ रही, मजा नहीं आ रहा, अभी आप और एडिशंस और मॉडिफिकेशंस करोगे। ठीक है, विच आर नेसेसरी टू रिजॉल्व द मैटर। भाई जरूरी है ना सॉल्व करने के लिए, केस आपको खत्म करना है ना भाई, एविडेंस लेके कंक्लूजन कब दोगे? ठीक है, एंड शैल कंसीडर द इफेक्ट ऑफ मैटर इफ एनी ऑन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑडिट। और आप ये भी देखोगे कि भाई अगर लाइबिलिटी आ रही है नहीं आ रही है, तो उसके दूसरे ऑडिट एरियाज पे क्या इम्पैक्ट है। फॉर एग्जांपल आप बैंक वाले एरिया हो, तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है दूसरे एरियाज पे भी, आप ऐसा कुछ देख सकते हो। फॉर एग्जांपल लोन का अमाउंट हमारे बैंक में क्रेडिट हुआ है, ठीक है, अब उसकी ईएमआईज आ रही हैं, तो आप देखोगे कि आपका बोरिंग वाला एरिया भी इम्पैक्ट हो रहा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो जो आपको एडिशनल प्रोसीजर्स होते हैं वो आपको करने चाहिए। ठीक है, एक बार फटाफट रिवाइज मार लेते हैं। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन मैंने बताया, डेफिनेशन में सबसे पहला ऑडिट एविडेंस, उसके अंदर आपको क्या रखना है कि भाई ऑडिटर को कंक्लूजन देना होता है, इसीलिए वही अपना ओपिनियन देना होता है, इसीलिए उसको सबसे पहले सारी इन्फॉर्मेशन पे रिलाई करनी चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एप्रोप्रिएटनेस का क्या मतलब है, ऑडिट एविडेंस। क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, सफिशिएंसी का क्या मतलब है यहाँ पे, क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। ठीक है, स्कोप ऑफ एसे एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एसे सेम बात करता है जो कि ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन में बात करेगा। अगर आप वो समझ गए तो आप ये भी पूरी तरीके से समझ ही जाएंगे। इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले हमने देखा कि रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी जरूर होनी चाहिए। ठीक है, रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी जरूर होनी चाहिए। अगर रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी नहीं होती तो क्या होता है, तो ये होता है। ठीक है, कि अगर आपको इनकंसिस्टेंसी आ रही है तो आप एडिशन और मॉडिफिकेशन भी देख लोगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप एक्सपर्ट की हेल्प ले रहे हैं, ठीक है, फोन ऑफ एक्सपर्ट अगर आप ले रहे हैं, तो भैया आपको सबसे पहले उसकी कॉम्पिटेंसी और ऑब्जेक्टिविटी पे काम करना पड़ेगा। अगर आप मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन यूज कर रहे हैं तो आपको रिलायबिलिटी, कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी तीनों चीज चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर दो तरीके के होते हैं, हमारा रैप और फैप। ठीक है, तो रैप हो गया हमारा रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर और फैप हो गया हमारा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर हमारा क्या रहता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। ठीक है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एसए 500। बहुत छोटा सा ऐसे है, बहुत इजी ऐसे है, बट हाँ उतना ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे 500 की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ये एक ऐसे था, आगे और भी ऐसे मैं आगे सीरीज में डालता जाऊंगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, एंड इस टॉपिक को ये पीडीएफ में अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसको जो हम आज पढ़ रहे हैं, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स कि आप इसे आज ही खत्म कर दें। ठीक है, किससे कि आज जो हम पढ़ रहे हैं वो ताजा ताजा दिमाग में रहता है, तो जल्दी याद हो जाता है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ द लक। ओके।